नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और अभी हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश चुनावों को लेकर। देखिए, शाहजहांपुर में आज राहुल गांधी ने रैली की, जहां पर उन्होंने ओबीसी का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया। और पिछले कुछ दिनों में अगर आप राहुल गांधी के भाषणों को और उनके बयानों को सुन रहे होंगे तो राहुल गांधी ओबीसी का मुद्दा उठाकर बीजेपी को लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो जनगणना की बात हो, उसको लेकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी बीजेपी की पिच पर जाकर बैटिंग कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो बीजेपी इसका तोड़ क्या निकालेगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात मध्य प्रदेश में बीजेपी की करें तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी आलाकमान वहां पर गुजरात वाली चाल ही चल रहा है, क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से सीनियर नेताओं को साइड किया गया था एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए और दूसरे नए चेहरों को आगे बढ़ाया गया था, क्या ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में होने वाला है। क्योंकि तीसरी लिस्ट आने के पहले, खास करके दूसरी लिस्ट के बाद जिस तरह के नाम उसमें शामिल किए गए, जिन हेवीवेट्स को उस लिस्ट में जगह दी गई, उसके बाद तीसरी लिस्ट के इंतजार में बहुत से बीजेपी के चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो, सबकी निगाहें टकटकी लगाकर उस पर अटकी हुई हैं कि उस लिस्ट में किसका नाम होने वाला है, किसका पत्ता कटने वाला है, किसको जगह मिलने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो वहां पर सूरत क्या बनेगी और अभी क्या चल रहा है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। इस वक्त अरविंद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आपका अरविंद तिवारी जी। नमस्कार। चर्चा की शुरुआत मैं करूंगा सर राहुल गांधी के भाषण से। आज शाहजहांपुर में पहुंचे तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश जब ये चुनावों का माहौल अब बना है तो पहली बार राहुल गांधी पहुंचे, हालांकि पहले भी जाते रहे, लेकिन चुनावी माहौल जो अब गरमाया है इसकी मैं बात कर रहा हूं। राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया अपने भाषण में, और लगातार पहले भी वो जहां भी जाते रहे, छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन मध्य प्रदेश बहुत अहम इसलिए हो जाता है, मैं समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि 51% से ज्यादा 2011 का जो सेंसस है उसके मुताबिक 51% से ज्यादा ओबीसी समाज के लोग हैं वहां पर। अब सवाल यह है, ये किस रणनीति के तहत, और इस रणनीति का क्या फायदा कांग्रेस को होगा या बीजेपी को नुकसान होगा, कैसे देखें इसको? देखिए आदर्श जी, राहुल गांधी का पूरा भाषण मैंने सुना भी और उसको बाद में उसका एक एनालिसिस भी किया। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को उनकी ताकत का एहसास करवाया। ये बताया कि आप बार बार वो मतलब जिस चीज पे हैमर करते रहे, उनका आशय यही था कि आपकी ताकत का एहसास ही आपको नहीं है। और बहुत खुली खुली बातें उन्होंने की। खुली बात उन्होंने जैसे कहा कि भाई मैं जो एक राहुल गांधी इन दिनों एक इशू पे बार बार हैमर कर रहे हैं, और उनका इशू है कि इस पूरे देश को जो है 90 ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, उसमें से मात्र 3 ओबीसी के हैं जी। और उन्होंने दूसरी बात ये कही कि भाई जो देश का पूरा बजट है उसमें उस बजट का जो निर्धारण है, उस बजट खर्च कैसे हो, तो मात्र 5% बजट जो है वो जो ओबीसी के 3 ब्यूरोक्रेट हैं उनके हाथ में है कि वो बजट कैसे यूटिलाइज हो। दूसरा उन्होंने आज बाजी को अपने पक्ष में ये कहकर भी करने की कोशिश की कि हम यदि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो जातिगत आरक्षण हमारी प्रायोरिटी होगी, और हर हालत में जातिगत आरक्षण होगा, जातिगत आधार पर आरक्षण होगा। तीसरा, महिला आरक्षण के इशू पर उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं, महिला आरक्षण में ओबीसी का भी आरक्षण होना चाहिए। दूसरा, जो ओबीसी के एमएलए और एमपीज हैं उनसे उन्होंने एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों होता है कि जब पार्लियामेंट में या असेंबलीज में ओबीसी से रिलेटेड कोई इशू लाया जाता है तो उसकी क्या आपको जानकारी रहती है, कितनी बातें आपसे शेयर की जाती है। नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने आज ओबीसी के इशू पे टारगेट पे लिया। उन्होंने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी ये बात क्यों नहीं बताते कि देश में ओबीसी के कितने लोग हैं, क्योंकि बोले वो ओबीसी की ताकत को छिपाना चाहते हैं। ओबीसी के दम पे सरकार में तो आना चाहते हैं, लेकिन ओबीसी की ताकत को वो छिपाना चाहते हैं। तो आज का जो भाषण था, जो कि काला पीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी है मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की, उसके पोलाई कला गांव में सभा थी। तो आज राजीव गांधी ने बहुत ज्यादा समय ओबीसी के इश्यूज को लेकर दिया, और वो बार बार हैमर करते रहे, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उन्होंने टारगेट पे लिया और उन्होंने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी ओबीसी के बल पे सत्ता में तो आना चाहते हैं, लेकिन वो आपको हाउस में डिस्कशन में पार्ट नहीं बनने देते कभी भी। तो बोले और हम चाहते हैं कि सबकी भागीदारी हो, और ओबीसी जो है जब इतना पावरफुल है, 51% आबादी उसकी है देश की, तो फिर उसको उतनी तवज्जो मिलना चाहिए। तो मतलब आज कुल मिला के ये रहा कि उन्होंने राहुल गांधी ने ओबीसी को अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की, और उसमें मुझे लगता है कि काफी हद तक वो सफल भी रहे हैं।
जो जो मध्य प्रदेश के लिहाज से अरविंद जी, मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें तो क्या ये जो मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं, ये बीजेपी को वर्तमान जो हालात हम अभी मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, राजनीतिक हालात और सरकार के प्रति जो रवैया है, क्या भारी पड़ता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए आदर्श जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत ही प्रतिष्ठा का प्रश्न है और कोई ताकत सरकार बाकी नहीं रख रही। आज ही बताओ ना, मुख्यमंत्री इंदौर आ रहे हैं अभी 5 बजे, तो आधे अधूरे इंदौर मेट्रो कॉरिडोर के ट्रायल रन को शुरू करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन 10 रात को 11 बजे तक वो 10 कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं इंदौर में। तो इससे एहसास होता है कि मध्य प्रदेश की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहे, इसके लिए कितनी ताकत भारतीय जनता पार्टी लगा रही है और मुख्यमंत्री लगा रहे हैं। प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश में, और जब ये इसलिए आज महत्वपूर्ण हो जाता है ओबीसी का इश्यू, कि लाडली बहना जो इसकी योजना आई है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि 1 से 1.5% वोट जो है उसको फ्लक्चुएट करेगी, मतलब गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस अब बहुत सारे इश्यूज पे लगातार अब वोकल हो रही है, और एक ये बड़ा इश्यू है, मुझे लगता है कि ओबीसी आरक्षण जो है ये एक बड़ा इशू है, और कांग्रेस को लग रहा है कि यदि हमने इसे ठीक तरीके से आगे बढ़ाया तो एक बड़े वर्ग में हमको इसका फायदा मिल सकता है। यही कारण रहा कि आज मतलब हम देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के लिहाज से जो सभाएं हो रही है उसमें राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में ये पहली सभा थी, और उसमें जिस अंदाज में वो ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बोले हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में इसका पूरा फायदा लिया जाए। ये अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं और समझना चाहूंगा, खास करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से अगर बात की जाए, चाहे केंद्र के हों चाहे राज्य के हों, पहले जब जाति जनगणना की बात होती थी अरविंद जी, तो सब चुप्पी साध लेते थे, कोई उस पर जवाब नहीं देना चाहता था, बचता था इससे। और अब राहुल गांधी उसी मुद्दे को बहुत मुखर होकर उठा रहे हैं, और बहुत मुखर मतलब हर जगह जहां जा रहे हैं इसकी चर्चा कर रहे हैं वो। तो वो भी एक स्ट्रैटेजी थी कांग्रेस पार्टी की, ये भी एक स्ट्रैटेजी है कांग्रेस पार्टी की कि जाति जनगणना ओबीसी के नाम पर घेरे हम बीजेपी को। ये रणनीति को किस तरीके से देखें, एक, और दूसरा, क्या प्रदेश में बीजेपी के पास इसका कोई तोड़ दिख रहा है फिलहाल आपको, या उसका भी तोड़ केवल हिंदुत्व ही होगा? नहीं, देखिए, आपका जो दूसरा सवाल है उस पर पहले बात कर लेते हैं। मैं लगातार देख रहा हूं पिछले 1-1.5 महीने से कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो हिंदुत्व के इशू पे बहुत वोकल हैं। अब देखिए, मैं बताता हूं, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, और अनंत चतुर्दशी मतलब परसों जो गणेश विसर्जन का दिन रहता है वो इंदौर में बड़ा महत्वपूर्ण दिन रहता है। मतलब 4-5 लाख लोग इंदौर की सड़कों पे रहते हैं, और ये बहुत पुरानी परंपरा है गणेश विसर्जन चल समारोह की, और बहुत खूबसूरत झांकियां निकलती है, और उन झांकियों को निहारने के लिए सेंट्रल इंडिया से बड़ी संख्या में लोग इंदौर आते हैं। इंदौर के रहवासी तो रहते ही हैं, उसमें कैलाश विजयवर्गीय भी हर साल रहते हैं। इस बार मैंने ये पॉइंट नोट किया कि कैलाश विजयवर्गीय लगातार ये बात लोगों के बीच में प्रसारित करते रहे कि देखिए, जो लोग सनातन का विरोध कर रहे हैं, जो लोग हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, क्या आप उन्हें मौका देंगे? और मतलब उन्होंने लगातार, वो करीब 8-10 किलोमीटर का, 12 किलोमीटर का ट्रैक रहता है इस समारोह का, उसमें एक गाड़ी पे सवार रहते हैं हमेशा, वो भजन गाते हुए चलते हैं। तो भजन कम गा रहे थे वो, और ये जो सनातन वाला मामला है, हिंदुत्व वाला मामला है, इस पे वो बहुत ज्यादा वोकल थे। इससे परिदृश्य समझ में आ रहा है, जैसे कल बीडी शर्मा भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, तो उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा सनातन के मुद्दे पे। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है, मध्य प्रदेश में करप्शन एक बड़ा फैक्टर है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी, और दूसरा ये कि एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग, ये जो निशुल्क सारा जो फ्री में जो कर रहा है ना सरकार, उसको लेके बड़ा विरोधी है, विरोध में भी है और बड़ा आक्रोशित है। तो मुझे लगता है कि इन सब का तो कोई जवाब अभी है नहीं, और इसीलिए बार बार जो है हिंदुत्व सनातन इसकी बात को आगे बढ़ा के भारतीय जनता पार्टी इश्यूज को डाइवर्ट करने की कोशिश करे। उनका कहना है कि अब जैसे तो ओबीसी आरक्षण का इशू राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी इस पे लगातार बात हो रही, तो आखिर इश्यूज को काउंटर कैसे करें? तो कोई 18-20 साल जिस पार्टी ने शासन किया उसके पास डेवलपमेंट रिलेटेड ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू तो है नहीं कि जिसमें दमदारी से भाई ये होना चाहिए था ना, कि जो शिवराज सिंह चौहान 18 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो दमदारी से कहते कि मैं मध्य प्रदेश के लिए मैंने ये किया है, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बार फिर हमको सरकार बनाने का मौका दे। अभी तो मध्य प्रदेश बिल्कुल बैकफुट पे दिख रहे हैं, लोक लुभावन योजनाओं की झड़ी लगा दी उन्होंने, सरकार का खजाना लगातार खाली हो रहा है,
और मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है आखिरी समय तक। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और मैं इसमें इसी मुद्दे पर मतलब खास करके कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से जुड़ा हुआ मैं समझना चाहूँगा। ये जो जाति जनगणना का मुद्दा बार बार उठा रहे हैं, सीधे तौर पर अभी फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है मध्य प्रदेश में, जिसका जिक्र आपने भी किया कि सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक दबाव बना हुआ है सरकार पर। ऐसे में क्या इसका जवाब देने की स्थिति में बीजेपी दिख रही है, या बीजेपी कोशिश करेगी कि चुनाव को दूसरी तरफ मोड़ा जाए, मतलब राहुल गांधी की पिच पर जाकर ना खेला जाए, उनको अपने पिच पर ले आया जाए? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तो कोशिश है कि क्यों वो राहुल गांधी के पिच पे खेलेंगे। वो तो उन्हें अपने पिच पे लेना चाहते हैं। इसीलिए जैसे ही जो है जब सनातन के इशू पे तमिलनाडु में कांग्रेस के ही एक सहयोगी दल के व्यक्ति ने जो है मेरे को लगता है शायद नाम मुझे ध्यान है, कलानिधि मारन हो सकता है, नाम ध्यान नहीं आ रहा। उन्होंने जब एक बात कही तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने झड़ी लगा दी उस इश्यू को भुनाने के लिए। तो निश्चित तौर पर यदि राहुल गांधी ओबीसी आरक्षण को अपना पिच बनाना चाह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता नहीं कि उस पिच पे खेलना चाहेगी। वो इश्यूज को डाइवर्ट करना चाहेगी। जैसे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा इश्यू है, वो इश्यू है लाडली बहना। पहले लाडली लक्ष्मी बहना थी, लाडली बहना ले आई और आप लगातार उसमें हो रहा लाडली बहना, फिर लक्ष्मी आवास। मतलब ऐसा शिवराज सिंह चौहान को लग रहा है कि इस बहनों के मतलब वो बहनों में अपने आप को बड़ा लोकप्रिय मानते, मामा भांजा भांजा भांजी, वो मतलब उसको बड़ा वो है भैया। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस दाव को खेलकर और जो राहुल गांधी का जो ओबीसी आरक्षण का इशू है या और भी जो दूसरे इशू हैं या मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी का मामला है, मैं इन इश्यूज को तमाम जो है मैंने महिलाओं के लिए जो मध्य प्रदेश में किया है, मैं बहनों के लिए जो कर रहा हूं, उससे मैं काउंटर करने में सफल हो जाऊंगा। ये अहम बात आप कह रहे हैं, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। अब देखिए, समझना ये होगा कि क्या केवल कुछ योजनाओं के दम पर सरकार रिपीट हो जाएगी या और गणित में चेंज करना होगा। जो अभी आपने बात जहां पर खत्म की है उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि जिस तरीके से दूसरी लिस्ट बीजेपी की आई, उसमें जो चौंकाने वाले नाम आए विधानसभा में प्रत्याशियों के तौर पर, उसके बाद बहुत सारे कयास लगने लगे अरविंद जी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में गुजरात की राह पर चढ़ पड़ी है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वहां पर भी देख रहे थे, तमाम तरह के आरोप सरकार पर वहां पर भी थे, जिसका जिक्र आपने अभी खुद किया। तो क्या उन आरोपों से पार पाने के लिए ये गुजरात वाली चाल चली जा रही है? एक जो नाम हमने अभी देखे, और अब क्योंकि तीसरी लिस्ट आनी है, उसको लेकर अभी से कयासबाजी हो रही है। यशोधरा राजे सिंधिया पहले ही बता रही हैं कि स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। अभी तो एक नाम सामने आया है और चर्चा ये भी है कि कई मंत्रियों के टिकट भी कट सकते हैं। तो मतलब एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए पूरा चेहरा बदल देंगे, यही रणनीति है? देखिए आदर्श जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को यदि सरकार में वापस आना है, सरकार में वापस आने की लड़ाई दमदारी से लड़ना है, तो ये तो फैक्ट है कि उनको कुछ मंत्रियों के टिकट काटना पड़ेंगे। मुझे लग रहा है कि 7-8 मंत्रियों के टिकट निश्चित तौर पर कटेंगे और नियर अबाउट 75 एमएलए जो सिटिंग एमएलए हैं पार्टी के, मतलब सॉरी 75, नियर अबाउट 55 to 60 इनके भी टिकट कटेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा नाराजगी है और खासकर उन एमएलए के खिलाफ जो 5-5, 6-6 बार चुनाव जीत चुके हैं। अब देखिए ना, आप यशोधरा राजे कह रहे हैं कि मैं स्वास्थ्यगत कारणों चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन हकीकत यह थी कि यशोधरा राजे चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। शिवपुरी में उनका बहुत विरोध है, पार्टी में भी विरोध है और बाहर भी। वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थी वहां पे, मतलब जीतने की स्थिति में नहीं थी। तो एक चतुर नेता के लिए बहुत आसान वो रहता है कि उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना। भाई सिंधिया राजघराने का अपना प्रभाव माना जाता है ग्वालियर चंबल संभाग में, लेकिन आज यशोधरा राजे बोल रही हैं कि मुझे स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ना है, ये बात समझ नहीं आती है। और वैसे भी देखिए, मध्य प्रदेश में यशोधरा राजे ही नहीं, कई मंत्री ऐसे हैं जिन पर गंभीर यशोधरा राजे पे नो डाउट कोई करप्शन का आरोप नहीं है, और जिस विभाग का भी उनको प्रभार दिया गया उसको उन्होंने बहुत अच्छे से, खासकर मध्य प्रदेश में यूथ और स्पोर्ट्स और यूथ वेलफेयर का जो डिपार्टमेंट है उसको उन्होंने बहुत अच्छा चलाया। इंडस्ट्री मिनिस्टर वो पहले नहीं शिवराज जी के साथ पिछले टेन्योर में, लेकिन जब शिवराज जी को लगा कि यशोधरा राजे के साथ उनकी पटरी बैठ नहीं सकती, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का इश्यूज हो या मध्य प्रदेश में बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से जो सरकार रेपो बनाना चाहती थी, तो वो उनके विभाग में बदलाव हुआ। लेकिन वो यूथ वेलफेयर और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम कर रही है, काम अच्छा कर रही है, उन पर करप्शन का कोई आरोप नहीं। लेकिन क्षेत्र में जो है उनका विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कर रहे हैं और उन्हें ये एहसास होने लगा था कि मैं शायद चुनाव हार सकती हूँ, इसलिए उन्होंने विड्रॉ लिया। कई और मुझे लगता है कि
कई मंत्रियों तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का संदेश पहुंच चुका है, जो उम्र-दराज हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कि भई हम्म। आपको विथड्रॉ होना पड़ सकता है, आप मानस बनाइए। मेरी जानकारी में पिछले दिनों 2-3 दिन पहले भूपेंद्र यादव मध्य प्रदेश के कुछ मंत्रियों से मिलने उनके निवास पर पहुंचे थे और उनसे उन्होंने, मुझे लगता है इस दौर में यही बात की होगी, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में देख चुके हैं कि किस तरह से बाबूलाल गौर के पास संदेश पहुंचाया गया था कि अब आप विड्रॉ हो जाइए, इस्तीफा दे दीजिए, सरताज सिंह को कहा गया था। तो मध्य प्रदेश में है ऐसा, मुझे लगता है कि आधा दर्जन, मतलब 6 से 8 के बीच में मंत्री ऐसे हैं जिनके जी। टिकट इस बार कटेंगे। लेकिन इससे निराशा भी तो पैदा होगी। जो आपने तो एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बना दी, मुझे लग रहा था कि 8-10 नाम होंगे, लेकिन आप तो 52-50 विधायकों की बात कर रहे हैं, उसके बाद 6-7 मंत्रियों की बात कर रहे हैं। मैं भी ये समझना चाहूंगा, इससे उनमें निराशा भी तो होगी सर। और हर चुनाव में हम देखते हैं कि बागी बहुत बड़ी चुनौती बन जाते हैं, और मुझे लगता है अभी जिस तरीके से आपने भी कहा था कि बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, ऐसे में बागी बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं। तो ऐसे में अमित शाह का जो दौरा होने वाला है, क्या उसमें डैमेज कंट्रोल भी होगा क्या? देखिए आदर्श जी, बागी होने वाली स्थिति तो बहुत कम निर्वाचन क्षेत्रों में बन सकती है। जैसे सीधी की अपन बात करें, तीसरी लिस्ट में सीधी से रीति पाठक, जो सीधी की सांसद, उनको उम्मीदवार बनाया। तो केदारनाथ शुक्ला जो वहां लंबे समय से एमएलए रहे, उनके जो तेवर सामने आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो बगावत कर सकते हैं। और भी कुछ जगह ऐसी बात है, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि जब नॉमिनेशन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन स्तर पे एक बहुत मजबूत नेटवर्क है, उसके पास कुछ ऐसे लीडर्स हैं मध्य प्रदेश में। और दूसरा, संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतना मजबूत भारतीय जनता पार्टी के लिए बैक सपोर्ट है कि जो नेता किसी से नहीं मानता, अंततः संघ के नेता उसे, संघ के पदाधिकारी उसे समझा लेते हैं। तो बगावत या विद्रोह जैसी स्थिति बहुत कम निर्वाचन क्षेत्रों में रहना है। और जिन लोगों के टिकट कट रहे हैं, मुझे लगता है कि उनमें से ज्यादातर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव डालने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जब वो सत्ता में रहे, पावरफुल रहे, तो उन्होंने पार्टी के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनके कामकाज में कोई रुचि नहीं ली, संगठन को वो बिल्कुल साइडलाइन करके चले। इसलिए ये लोग कोई बहुत ज्यादा, मतलब मुझे लगता नहीं कि प्रभाव डाल पाएंगे, कि उनकी राजी नाराजी को बहुत असर पड़ेगी। और फिर भारतीय जनता पार्टी के पास डैमेज कंट्रोल के लिए एक बड़ी टीम है, और जैसा मैंने आपसे कहा कि संघ का एक वरदहस्त तो रहता ही है बीजेपी के साथ, तो इसलिए वो इन सब स्थितियों से उभरने में सक्षम रहते हैं। लेकिन ये सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें सवाल ये है क्योंकि सबकी नज़र लगी हुई है। अब जैसे कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, इनके नाम आने के बाद निराशा भी दिखी। जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय के बयान हमने सुने, वो तो शॉक्ड लग रहे थे बिल्कुल जिस वक्त वो बात कर रहे थे। ऐसे ही अभी बहुत से लोग हैं जो इस डर में है कि क्या वो भी शॉक्ड होंगे, या उनको भी शॉक्ड होना पड़ेगा जब अगली लिस्ट आएगी, या जब उनके नाम निकल कर आएंगे कि वो हैं या नहीं है, या क्या होगा। तो इस परिस्थिति से भी तो निपटना पड़ेगा ना सर। और क्या ये जो 3 नाम हैं, इस तरह के कुछ और नाम होंगे, और ये बड़ी चुनौती आने वाले वक्त में शिवराज सिंह चौहान के लिए भी होंगे अगर नतीजा बीजेपी के पक्ष में आता है तो? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते को मैदान में लाकर भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, उसने आदर्श ये तो बहुत स्पष्ट कर ही दिया है ना कि मध्य प्रदेश में आने वाला कल क्या होगा। यदि भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने का मौका मिलता है, तो मध्य प्रदेश का परिदृश्य क्या होगा, ये जो टिकट डिक्लेयर हुए हैं, इसी से स्पष्ट हो गया है। निसंदेह जो तीसरी सूची आई है उसने चौंकाया है, और चौथी सूची में भी कुछ चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार को मैदान में लाया जा सकता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाया जा सकता है, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को मैदान में लाया जा सकता है। तो चूंकि मैंने कहा ना आपसे कि बहुत प्रतिष्ठा का प्रश्न है, एक-एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है, और सेंट्रल लीडरशिप के पास जो फीडबैक है उसमें ये तो बात है ही। भाई अब आज मैं बात करूं कि इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय जैसे कद्दावर लीडर को पार्टी ने चुनाव लड़ाने का पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया, तो ये माना ना कहीं कि कोई दूसरा उम्मीदवार जो वहां के जितने दावेदार थे वो इतने कैपेबल नहीं थे कि इस सीट पे जीत सकते हैं, इसीलिए दाव पे लगाया। नरसिंहपुर में प्रहलाद पटेल को दाव पे लगाया, जालम सिंह पटेल उनके भाई एमएलए थे। पार्टी के पास तो एक एनालिसिस हो गई ना कि वहां की जो स्थितियां थी उसमें श्रेष्ठ विकल्प क्या हो सकता था। और देखिए, ये जो सारी सीटें डिक्लेयर हुई, इनमें 2-3 सीटें छोड़ दे तो बाकी वो सब है जिसमें 2018 में भारतीय जनता पार्टी हारी थी। तो हारी हुई सीटों में से अगर एक सम्मानजनक स्थिति भाजपा प्राप्त कर लेती है, तो मध्य प्रदेश की चुनाव की राह उसके लिए आसान होना है ना। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर निर्णय हो रहे हैं। चौथी सूची में भी चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को मैदान छोड़ना पड़ेगा या जिन लोगों को उम्मीदवारी से वंचित होंगे,
उनके आक्रोश को के सामना करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के पास स्ट्रांग बैकअप सपोर्ट है। ये उनका एक बड़ा मजबूत पक्ष है। ये अहम बात आप कह रहे हैं। बस एक आखिरी सवाल अरविंद जी, बस सीधा सवाल है, बड़ा सीधा, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति पर पहली नजर आप रखते हैं, इसलिए मैं समझना चाह रहा हूं। एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन और इस तरह के तमाम दूसरे मुद्दे, क्योंकि एक लंबी एंटी इनकम्बेंसी हम कह सकते हैं सरकार के लिए, काफी वक्त हो गया। इससे निपटने के लिए क्या यही रणनीति काफी होगी, या आने वाले दिनों में कुछ और रणनीति में बदलाव हम देख सकते हैं, खास करके बीजेपी की, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ है नहीं, जो है पाने के लिए है, इसलिए वो सीधा अटैकिंग मोड में है। बीजेपी की रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, बीजेपी की जो रणनीति मुझे अभी स्पष्ट जो अभी दिख रही है, पहली बात तो ये कि इस बार वो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उतनी दृढ़ता के साथ, उतने पैनेपन के साथ लोगों के बीच में नहीं ले जा रहे हैं, जो उन्होंने पिछले 2-3 चुनावों में किया था। और उसका उनको मुझे लगता है कि पूरा फीडबैक है सेंट्रल लीडरशिप के पास कि हमारे लिए फायदा शिवराज सिंह चौहान को इस इलेक्शन में पीछे रखने में ही है। उम्मीदवारों के जो चयन का मामला है वो सारा सेंट्रल लीडरशिप ने अपने कंट्रोल में कर रखा है। और उसके पीछे भी पार्टी की मंशा है कि इस बार उम्मीदवारों को लेकर जो मतलब जो भाजपा में कुछ लोगों को लेकर जो नाराजगी है, और यदि हमने उन्हें ही वापस रिपीट कर दिया, उन्हें उम्मीदवार बना दिया जो 3-3 4-4 टर्म पूरे कर चुके हैं एज एमएलए, तो हो सकता है हमको परेशानी का सामना करना पड़े। यही कारण है कि एक-एक सीट पर बहुत माइन्यूट वर्किंग कर रही है पार्टी, और उसी का नतीजा है कि जो तीसरी लिस्ट में हमने चौंकाने वाले नाम देखे, चौथी लिस्ट में भी हमको कई चौंकाने वाले नाम देखने को मिल सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बड़ा। और ये सब इसलिए हो रहा है आदर्श कि पार्टी के पास ये बहुत, देखिए पार्टी बहुत यहाँ मध्य प्रदेश को लेकर अलर्ट थी। शिव प्रकाश जो संघ से भारतीय जनता पार्टी में आए हुए हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री की भूमिका में, उन्होंने मध्य प्रदेश पे फोकस कर रखा था। फिर अजय जामवाल को भेजा गया कि आप भी जाइए मध्य प्रदेश में। अजय जामवाल विधानसभा स्तर तक गए। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके पास बहुत स्ट्रांग फीडबैक है मध्य प्रदेश को लेकर, सारी चीजों को लेकर, कहाँ उसको प्लस है, कहाँ माइनस है, किसके कारण नुकसान है, और उसी लाइन को के मद्देनजर पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप काम कर रही है। और जहां उसको लगता है कि हमें, अच्छा ये भी दिल्ली से ही तय हो रहा है कि हमको किसको आगे रखना है, किसको पीछे धकेलना है, या किसके जुम्मे में क्या काम रखा जाए कि हमको फायदा में मिल जाए, और अल्टीमेटली जो सेंट्रल लीडरशिप का टारगेट है कि किसी के फेस के कारण हमको नुकसान ना हो, उसको भी, उसके मद्देनजर भी काम चल रहा है। अहम बात आप कह रहे हैं, और जाहिर सी बात है जिस तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में बनी हुई है, बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। जिस तरीके से अरविंद तिवारी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे और लगातार पूरी बात बता रहे थे क्या चुनौतियां हैं और क्या कोशिश हो रही है। नतीजे जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन कोशिश किस तरीके से उन चुनौतियों से निपटने की हो रही है, ये बहुत अहम हो जाता है। एक तरफ राहुल गांधी का ओबीसी वाला सवाल है, दूसरी तरफ बीजेपी की कहीं ना कहीं गुजरात वाली चाल मध्य प्रदेश में शुरू हो गई। अब देखना होगा नतीजा क्या होता है, लेकिन लगातार हर अपडेट से के लिए आप अमरउजाला.com पर जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बहुत धन्यवाद अरविंद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर।